हेलो स्टूडेंट्स, आज के एजुकेशनल लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 डीएवी के एसएसटी का यानी सोशल साइंस का सैंपल पेपर आज हम करेंगे। हर एक क्वेश्चन का कंप्लीट डिटेल्ड आंसर सॉल्यूशन आपको वीडियो में साथ के साथ बताया जाएगा। इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी अलग अलग प्लेलिस्ट दी गई हैं, बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, वो एक बार आप जरूर चेक करें। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। किसी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का नाम बताइए। द आंसर इज न्यूक्लियर एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल का मतलब जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा। इसमें आप जियोथर्मल एनर्जी भी लिख सकते हैं, सोलर एनर्जी भी लिख सकते हैं। कौन सी कंट्री सबसे अच्छी क्वालिटी ऑफ कॉटन की प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है? द आंसर इज इजिप्ट। टाइगर ऑफ मैसूर किन्हें कहा जाता है? द आंसर इज टीपू सुल्तान। राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस के चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? इन दोनों बिल्डिंग्स को डिजाइन करने वाले कौन थे? द आंसर इज एडविन लटियंस। वंदे मातरम की रचना किसने की? वंदे मातरम को कंपोज किसने किया? द आंसर इज बंकिम चंद्र चटर्जी। नेम द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज री इलेक्टेड फॉर अ सेकंड टर्म। इंडिया के अकेले प्रेसिडेंट जिनको दोबारा फिर से प्रेसिडेंटशिप के लिए चुना गया था। द आंसर इज हमारे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे आता है टिल व्हाट एज डट द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमेन इन ऑफिस। जो सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? द आंसर इज 65 ईयर्स। विच रीजन्स ऑफ इंडिया वर पुट अंडर रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम इंडिया के किन किन इलाकों में ब्रिटिशर्स ने लागू किया था? द आंसर इज साउथ एंड वेस्ट इंडिया। सदर्न और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया वर पुट अंडर रैयतवाड़ी सिस्टम। जियोग्राफिकल साइज के हिसाब से इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड में? यानी एरिया के हिसाब से कौन सा नंबर है इंडिया का वर्ल्ड में? द आंसर इज 7th। एरिया वाइज इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। अर्थ को यूनिक प्लेनेट क्यों कहा जाता है और इसके अलग अलग स्फीयर्स का नाम बताओ। अर्थ को यूनिक प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसके ऊपर वाटर एग्जिस्ट करता है, उसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। 4 स्फीयर्स हैं, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ये 4 स्फीयर्स हैं हमारी अर्थ के। आगे है नोमैडिक हर्डिंग के बारे में कुछ फीचर्स बताइए। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो लोग बंजारे होते हैं, एक जगह पे नहीं रहते, बार बार अपनी जगह बदलते रहते हैं, उनको नोमैड्स कहा जाता है। पढ़ते हैं इनके बारे में हम। लोग अपने एनिमल्स के साथ एक से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं जानवरों के चारे की तलाश में। फोडर का मतलब होता है जानवरों का चारा। वो कैटल पालते हैं, शीप, गोट, कैमल, याक्स को पालते हैं मिल्क के लिए, स्किन के लिए, मीट के लिए और वूल के लिए। इंडिया में भोतियाज और गुज्जर्स ये 2 नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो हिमालयाज के आसपास मिलती हैं। इंडस्ट्रीज के अलग अलग टाइप्स को एक्सप्लेन कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेसिस पे हमें क्या करना है? अलग अलग इंडस्ट्रीज को, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज को जो है एक्सप्लेन करना है हमें अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो जो सबसे पहली इंडस्ट्री आती है दैट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ये पार्ट में दिख रहा है आपको। जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं रॉ मटेरियल के तौर पे, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे कि टी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, ये सारे एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या आता है स्टूडेंट्स? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में आते हैं जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं रॉ मटेरियल के तौर पे, उनको फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि पेपर, फर्नीचर एटसेट्रा। और एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स आते हैं जो एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं रॉ मटेरियल के तौर पे, फॉर एग्जांपल एग, मिल्क और लेदर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल्स के तौर पे मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं उनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आयरन स्टील इंडस्ट्री एंड सीमेंट इंडस्ट्री। आगे आता है कोल बनता कैसे और उसकी टाइप्स का नाम बताइए। कोल तब बनता है जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कंडीशंस में प्लांट्स अर्थ के काफ़ी नीचे सेडिमेंट्री रॉक्स में दब जाते हैं। ये प्लांट्स कार्बनाइज हो जाते हैं और ऐसा होने में कई हजार साल लग जाते हैं। कोल के मेन टाइप्स हैं एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। आगे आता है 14th क्वेश्चन, सब्सिडियरी अलायंसेस। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सिस्टम था इंडिया में, सब्सिडियरी अलायंसेस का, उसको डिस्कस कीजिए। सब्सिडियरी अलायंस ये एक ब्रिटिश पॉलिसी थी
जिस पॉलिसी के तहत ब्रिटिश कंपनीज, ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड करती थी इंडियन रूलर्स को, और इंडियन रूलर्स को उनकी आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसा देना पड़ता था। देखिए ब्रिटिश आर्मी काफ़ी स्ट्रोंग थी, ये इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, मॉडर्न वारफेयर की टेक्निक्स थी, उनको आती थी। लेकिन जो इंडियन राजा थे वो ब्रिटिश कंपनी की हेल्प चाहते थे ताकि दूसरे इंडियन किंग्स को हरा सकें, और इसीलिए कंपनी उस किंग के साथ एक अलायंस साइन कर लेती थी जिसको सब्सिडियरी अलायंस कहा जाता था। हम ये कह सकते हैं कि जो किंग सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लेता था ब्रिटिशर्स के साथ, वो उसका गुलाम हो जाता था। सबसे बड़ा कारण, कोई भी काम, कोई भी मेजर डिसीजन वो किंग बिना कंपनी से पूछे ले ही नहीं सकता था अपनी किंगडम में, और आर्मी की, ब्रिटिश आर्मी की मेंटेनेंस का खर्च उस किंग को भरना पड़ता था। ब्रिटिश रेसिडेंट, एक ऑफिशियल होता है रेसिडेंट, उसको किंग के कोर्ट में स्टेशन कर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन इस ब्रिटिश रेसिडेंट का मेन पर्पस था बाकी यूरोपियन पावर्स को दूर रखना, और किंग के मामलों में बार बार इंटरफेयर करता था ये रेसिडेंट। नवाब वाजिद अली शाह को ये ट्रीटी साइन करने के लिए मजबूर किया गया, और उनकी नवाब की पावर कम होने लगी, खत्म होने लगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये काफ़ी मतलब ब्रिटिशर्स ने बड़ा सोच समझ के सिस्टम बनाया था। आगे आता है ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के कौन कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रहे इंडियंस पे। सबसे पहला था, अलग अलग इंडिया के अलग अलग हिस्सों के लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज ने यूनाइट कर दिया, क्योंकि कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी। अलग अलग लैंग्वेजेस इंडिया के अलग अलग रीजन्स में बोली जाती थी। इंग्लिश के इंट्रोडक्शन के बाद लोगों को एक कॉमन लैंग्वेज मिल गई जिसने इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के लोगों को एक किया। इट क्रिएटेड आइडियाज अबाउट इक्वालिटी, इट क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट द आइडियाज ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी। इक्वालिटी और लिबर्टी यानी सब बराबर हैं और सब आज़ाद हैं, इन आइडियाज़ को बढ़ावा दिया इंग्लिश वर्क्स ने, इंग्लिश एजुकेशन ने। लोगों को सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स, जो गलत चीज़ें, जो अंधविश्वास वाली चीज़ें, जो गलत प्रथाएं इंडियन सोसाइटी में चल रही थी, उनको दूर करने के लिए लोगों ने खुद आगे अपना हेल्प दिया। आगे आता है डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉलोड बाय यूनियन पार्लियामेंट इन पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल। किसी ऑर्डिनरी बिल को पास करके कानून बनाने के लिए क्या प्रोसीजर किया जाता है, क्या क्या प्रोसीजर किया जाता है। जो मेकिंग ऑफ लॉ है, किसी भी कानून बनाने की सबसे पहली प्रोसेस होती है एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल को इंट्रोड्यूस करना, जिसको बिल भी कहा जाता है। और ये जो बिल होता है ये दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दोनों हाउसेस का अप्रूवल जरूरी होता है बिल को पास करने के लिए। राज्यसभा को भी बिल पास करना पड़ता है और लोकसभा को भी। यहाँ पे बिल का मतलब स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि उसको पैसा देना पड़ता है, नहीं। बिल का मतलब इंडिया का कानून जब बनता है तो बनने से पहले, पास होने से पहले उसको बिल कहा जाता है, ठीक है। अगर दोनों हाउसेस डिसएग्री कर रहे हो, जैसे एक हाउस ने तो मान लो बिल पास कर दिया, दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसे केस में एक जॉइंट मीटिंग होती है दोनों हाउसेस की, और जॉइंट मीटिंग में अगर बिल पास हो जाता है तो वो आगे बढ़ता है कानून बनने के लिए, और अगर फेल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो उसको वहीं रोक दिया जाता है। एक बिल को जब दोनों हाउसेस अप्रूव करते हैं तो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है सिग्नेचर के लिए, कंसेंट के लिए। एक बार अगर प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट दे दे, साइन कर दे, तो वो बिल इंडिया का कानून बन जाता है। आगे आता है लोकसभा और राज्यसभा में कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स या डिसिमिलैरिटीज बतानी है। लोकसभा को लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। लोकसभा की अपर स्ट्रेंथ 550 है और इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है। लोकसभा में 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करके भेज सकता है लोकसभा में, और राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटीज। किसी ने स्पोर्ट्स में इंडिया का नाम रोशन किया हो, किसी ने आर्ट में, किसी ने आर्किटेक्चर में, किसी ने सोशल सर्विस में, तो ऐसे 12 बंदों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। लोकसभा का टेन्योर 5 ईयर्स का होता है, राज्यसभा का 6 ईयर्स का होता है। लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है स्टूडेंट्स, राज्यसभा परमानेंट हाउस है। आगे देखिए कौन कौन सी कम्युनिटीज ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस में आती हैं और उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता था पुराने समय में। ओबीसी कम्युनिटीज में आते हैं छोटे कल्टीवेटर्स यानी छोटे किसान, एग्रीकल्चरल लेबरर्स यानी खेती मजदूर, और आर्टिजन्स जो कि वीविंग करते हैं, फिशिंग करते हैं वो। अब इनको कैसे एक्सप्लॉइट किया गया था, उनको डेवलपमेंट के बेनिफिट्स नहीं लेने दिए गए बहुत से लोगों को। उनको सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड्स, ना तो सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट होती थी ज़्यादा
और पढ़ाई में भी उनको आगे बढ़ने के मौके कम मिलते थे। वो पुअर और बैकवर्ड पॉपुलेशन थी हमारे इंडिया कंट्री की। आगे आता है अनटचेबिलिटी, एक इनह्यूमन प्रोडक्ट है कास्ट सिस्टम का। कैसे? अनटचेबिलिटी एक काफी अनह्यूमन का मतलब होता है काफी अमानवीय, जो नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट है कास्ट सिस्टम का। कैसे? इसमें कुछ कास्ट को, कुछ कम्युनिटीज को सोशली आइसोलेट कर दिया जाता है। सोशली आइसोलेट का मतलब उन कम्युनिटी के लोगों को आसपास खुले घूमने की इजाजत नहीं थी अपर कास्ट के लोगों के साथ, ठीक है। उनके कुओं पे पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनके मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था। जब बाजार में घूमते थे तो घंटी साथ में लेके जानी पड़ती थी ताकि अपर कास्ट के लोगों को पता चल जाए कि ये अनटचेबल है और हम इससे दूर रहें। तो काफी अनह्यूमन प्रैक्टिस थी। दलित्स को बहुत सारी प्रोहिबिशंस फेस करनी पड़ती थी, बहुत सारी रुकावटें डाल रखी थी उन लोगों के ऊपर हायर कास्ट के लोगों ने, ठीक है। जैसे वो हायर कास्ट के लोगों के साथ खा नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे। उनको अपनी कास्ट से बाहर शादी करने की इजाज़त नहीं थी और गांव में भी घुसने नहीं दिया जाता था। वो गांव के बाहर आउटस्कर्ट्स पे रहते थे। बड़े बड़े डैम्स को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। क्यों? बहुत से एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स बड़े बड़े डैम्स के खिलाफ बातें करते हैं। क्यों? यानी हमें डैम्स के डिसएडवांटेजेस, हार्मफुल इफेक्ट्स यहाँ पे लिखने हैं। पहली बात तो रिवर वाटर डाइवर्ट कर देते हैं बड़े बड़े डैम्स, जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है, सोइल इरोजन बढ़ता है, एक्वेटिक लाइफ के ऊपर बुरा असर पड़ता है और बहुत बड़े फॉरेस्ट एरियाज पानी में डूब जाते हैं रिजर्वॉयर बनने की वजह से। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से डैम्स को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। आगे आता है स्टूडेंट्स, एज स्ट्रक्चर क्या होता है और ये डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। एज स्ट्रक्चर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप्स। अलग अलग एज ग्रुप्स के कितने लोग हैं, 14 साल से कम के कितने बच्चे हैं उस देश में, 15 से 59 के बीच में कितने हैं, 59 से ऊपर कितने हैं, ये सारे एज स्ट्रक्चर कहा जाता है इसको पूरे को। एज स्ट्रक्चर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो एज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग काउंट की जाती है इंडिया में। जो पीपल 14 ईयर्स से कम के होते हैं उनको यंग पॉपुलेशन कहा जाता है। वो अनप्रोडक्टिव यानी कोई कमाई या जीडीपी में उनका कोई हिस्सा नहीं होता। 15 से 59 साल के बीच के लोगों को एडल्ट पॉपुलेशन कहा जाता है। वो बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव और इकोनॉमिकली एक्टिव माने जाते हैं, यानी ज़्यादातर इसी एज ग्रुप के लोग पैसा कमाते हैं और बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव यानी बच्चे वगैरह पैदा करते हैं। 59 ईयर्स से ऊपर के लोगों को एजिड पॉपुलेशन कहा जाता है। ये भी दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं ज़्यादातर केसेस में अपने जो है जीवन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। आगे हमें करना है कोर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 रिवोल्ट का कोर्स डिस्कस करना, हमें क्या क्या हुआ था, कब कब हुआ था, ये बताना है हमें। सिपोइज ने मेरठ में अप्रैल 1857 में एक रिवोल्ट शुरू कर दिया था। उन सारे सिपाहियों को कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। मेरठ रेजिमेंट ने मई 10, 1857 में इन इम्प्रिजन्ड सोल्जर्स को, जेल में डाले गए इन सोल्जर्स को जेल से बाहर निकाल दिया और ये सारे मिलके 11 मई को दिल्ली की तरफ कूच कर गए, दिल्ली की तरफ चले गए और बहादुर शाह जफर II को अपना 1857 रिवोल्ट का लीडर बना के एक बहुत बड़ा रिवोल्ट शुरू कर दिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। कानपुर में नाना साहेब इस रिवोल्ट के लीडर थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से इस रिवोल्ट को लीड कर रही थी। बरेली, आगरा, बनारस और दूसरे प्लेसेस में भी ये रिवोल्ट फैला और किसानों ने, आर्टिजन्स ने, सबने इस रिवोल्ट को बहुत सपोर्ट किया। लेकिन इसके बाद आप ये बात और डालेंगे, ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को ब्रूटली सप्रेस कर दिया, इस रिवोल्ट को कंट्रोल कर दिया। बहुत सारे लीडर्स को मार दिया गया, ठीक है, और बहुत सारे लीडर्स को इम्प्रिजन कर दिया गया। यानी ब्रिटिशर्स ने काफ़ी वायलेंटली रिएक्ट किया इस रिवोल्ट के खिलाफ और आखिरकार इसको काबू कर लिया। मेंशन सम चेंजेस ब्रोट अबाउट इन दिल्ली बाय एनडीएमसी। एनडीएमसी ने, ठीक है, कौन कौन से चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे? न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कौन कौन से चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे न्यू दिल्ली में? एनडीएमसी को बनाया गया था सिविक एमिनिटीज यानी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की देखभाल के लिए, बिल्डिंग, रोड और सीवर की कंस्ट्रक्शन के लिए, जो बड़े बड़े ओपन नाले हैं उनको कवर करके अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम डालने के लिए,
मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, स्लम क्लियरेंस, जो दिल्ली के आसपास जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी उनको हटवाने के लिए, ये सारे काम एनडीएमसी ने संभाले। क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने के 3 कारण बताइए और 2 इफेक्ट्स बताइए इसके। क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने के पहला कारण था क्रिप्स मिशन जो इंडिया में आया था वो फेल हो गया था, तो इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी ब्रिटिशर्स से। दूसरी बात, ये बात पक्का हो गई थी कि ब्रिटिश खुद इंडिया को फ्रीडम ग्रांट नहीं करेंगे। तीसरी बात, क्योंकि जापान और ब्रिटेन की आपस में जंगें छिड़ी हुई थी, तो ये खतरा था, इस बात का खतरा था कि शायद जापान इंडिया के ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की ही कॉलोनी था उन दिनों। इफेक्ट्स क्या क्या हुए? गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को लीव इंडिया, इंडिया छोड़ो, भारत छोड़ो की बात कही, और उन्होंने अगस्त 8, 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करके एक बहुत बड़ा धक्का दिया सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। 24 घंटे के अंदर ही गांधी जी और बड़े बड़े इंपॉर्टेंट कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी ने डू और डाई का मंत्र दिया, करो या मरो, अगर आप एक आज़ाद देश में जीना चाहते हैं तो पीछे मत हटो। यानी ये रेवोल्यूशन काफ़ी हद तक कामयाब रहा। आगे आता है प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर्स को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जब चाहे तब दोनों हाउसेस की मीटिंग बुला सकता है पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट का पहला सेशन हर साल प्रेसिडेंट के एड्रेस के साथ ही शुरू होता है, पहला भाषण प्रेसिडेंट का होता है। और कोई भी बिल, कानून तब बनता है जब प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट दे दे, अपने सिग्नेचर कर दे, उसको प्रूव कर दे, उसको वैलिड कर दे। जुडिशियल पावर्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस, ये सारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। वो चाहे तो किसी की सजा को कम कर सकता है या माफ भी कर सकता है। वो डेथ सेंटेंस को पोस्टपोन कर सकता है या फिर चेंज भी कर सकते हैं इंडियन प्रेसिडेंट। आगे आता है पीआईएल के सिस्टम को किसने डिवाइस किया था और इसके एडवांटेजेस बताइए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है स्टूडेंट्स पीआईएल। पीआईएल का जो सिस्टम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1980s में शुरू किया था। ये पुअर, इलिटरेट और इग्नोरेंट, गरीब, अनपढ़ और अज्ञानी, जिनको पता नहीं है कोर्टों के सिस्टम का, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त आइडिया था। जिनके पास कोर्ट्स जाने का पैसा नहीं है और जागरूकता नहीं है, जिनको इंसाफ नहीं मिल पाता है अक्सर, उन लोगों के लिए पीआईएल बहुत ज़बरदस्त और बढ़िया सिस्टम था। ठीक है, बहुत सारे लाखों मिलियन इलिटरेट और इग्नोरेंट इंडियंस की इसने हेल्प की। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज स्टूडेंट्स ये था, एक सिंपल सा लेटर, एक सिंपल सा पोस्ट कार्ड भी पीआईएल का काम कर सकता था। आपको सिर्फ एक लेटर लिखना है और अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि ये मैटर वाकई इंपॉर्टेंट है तो कोर्ट उस केस को शुरू कर सकता है। बहुत से पीआईएल्स ने बड़े बड़े राजनेताओं, एक्टर्स, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज को सजाएं दिलवाई हैं स्टूडेंट्स। आगे आता है, आगे मैप स्किल है स्टूडेंट्स 27वें क्वेश्चन में। 2 फीचर्स ए और बी पॉलिटिकल मैप में जो हैं शो किए गए हैं। इन फीचर्स को आइडेंटिफाई करो, नीचे कुछ इंफॉर्मेशन भी दी गई है और उनके नाम लिखें, सही नाम लिखें। ए तो है कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, बी है कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ यूरोप। पहले ए और बी देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे ए ये चिली है, ठीक है, ये है चिली आपका ए पार्ट, और ये बी है आपका जर्मनी पार्ट, आपका मैप वर्क में भर रखा है। उसके बाद सेकंड में क्या है, उसी पॉलिटिकल मैप में इजिप्ट को इंडिकेट कीजिए जो कि एक इंपॉर्टेंट आयरन और स्टील बनाने वाली कंट्री है। तो यहाँ पे हमने सी पार्ट में इजिप्ट को यहाँ पे मार्क कर दिया। देखिए अफ्रीकन नेशन, अफ्रीका के पास, इसको मार्क कर दिया है। तो ए का आंसर चिली, बी का जर्मनी और सी का इजिप्ट मार्क कर दिया मैप पे। 28वीं मैप वर्क का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए 2 फीचर्स ए और बी शो किए गए हैं इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे। इन फीचर्स को गिवन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से पहचानिए। पहला है जलियांवाला बाग मासकर से रिलेटेड एक प्लेस, और दूसरा है ज्योतिबा फूले से रिलेटेड स्टेट। तो ए तो आएगा स्टूडेंट्स अमृतसर, क्योंकि अमृतसर में जलियांवाला बाग मासकर हुआ था, और बी आएगा महाराष्ट्र, क्योंकि ज्योतिबा फूले जी महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। सेकंड है इसी पॉलिटिकल मैप पे उस प्लेस को बताइए जहां पे 1916 में कांग्रेस सेशन हुआ था। द आंसर इज लखनऊ। कांग्रेस सेशन लखनऊ में 1916 में हुआ था स्टूडेंट्स। तो ये था आपका डीएवी का एसएसटी का सैंपल पेपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।